नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका किसान आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित शुक्ला, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसान आईएएस, पुनः हाजिर हूं आपके साथ और विशेष मुद्दे के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग आते हैं और आपके क्लासरूम की जो स्टडी होती है उसके अलावा ये हमारा अलग प्रयास होता है कि आपके सम्मुख कुछ ऐसी बातें रखी जाए जिससे कि कुछ अलग या कुछ नवीनतम मुद्दे जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल के हैं, या हम बात करें कि कुछ ऐसे मुद्दों की हम जरूर बात करते हैं जिससे कि आपके अध्ययन में और बेहतरी हो सके। तो उन्हीं क्रम में या उसी कड़ी में आज हम लेकर हाजिर हैं एक नया मुद्दा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि आपको भी पता होगा और आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और अत्यंत प्रचलित है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। वह मुद्दा हमारा आज के लिए है आपका मिशन शक्ति। तो प्रश्न उठता है कि मिशन शक्ति के बारे में आइए कैसे जानें, क्या चीज है ये। मिशन शक्ति में कुछ प्रश्न उठते हैं हमारे मन में, तो आइए उनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, उनकी एक क्रमबद्धता समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो आखिर ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है, ये क्या है, इसकी सामान्य जानकारी, इसको हम जानें। इसके अलावा इस मिशन को समझने के लिए, या हम समझें कि इस मिशन को समझने के लिए इसकी मूलभूत जानकारी क्या हो सकती है, जो कि विशेषतः साइंस है, टेक से जुड़ा हो। इसकी जो मूलभूत आवश्यकता है, क्या आप समझिए तो आपको बेहतर समझ में आए कि मिशन शक्ति आखिर क्या चीज है, या क्यों यह इस समय महत्वपूर्ण है, या क्यों इस समय ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा हमें यह देखना होगा कि साइंस एंड टेक के कौन कौन से प्रभाग हमें बेसिकली समझने होंगे इस पूरे मिशन शक्ति के बारे में। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये मिशन शक्ति चर्चा में क्यों। दरअसल अभी पिछले 2-3 दिनों से ही ये बहुत ही ज्यादा मुद्दे पे बात चल रही है। 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से भारत राष्ट्र को अत्यंत सफलता मिली और लगभग 11 बजे ये सफलता हमें अर्जित हुई और उसके तुरंत कुछ मिनटों बाद ही, या कहें कि 1 घंटे बाद, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन शक्ति के बारे में स्वयं आकर के पूरी दुनिया को या पूरे राष्ट्र के व्यक्तियों को संबोधित करके बताया। तो इस लिहाज से इसके बारे में जानना सबके लिए आवश्यक हो जाता है। तो आइए समझते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल मिशन शक्ति का जो मुद्दा है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 2 बिंदुओं से महत्वपूर्ण है। पहला तो भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी से और दूसरा भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी से। मिशन शक्ति के तहत भारत ने एक ऐसी एंटी सैटेलाइट वेपन या एंटी सैटेलाइट मिसाइल का विकास किया है जिसके जरिए अब वह किसी लाइव सैटेलाइट को, जो कि निम्न कक्षा में थी, को मार गिराने में पूर्णतः सक्षम हो चुका है। यह समझा जाए तो यहां पर हमने देखा कि यह चर्चा में इसलिए है कि भारत ने किसी मिसाइल के जरिए उसकी निम्नतम कक्षा में घूमते हुए किसी लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। इसका आशय ये हो गया कि भारत की जो रक्षा प्रणाली है वह जल, थल और नभ के अलावा अब अंतरिक्ष में भी पहुंच चुकी है। अर्थात हम रक्षा तकनीकी के 3 दृष्टिकोण को क्रॉस करते हुए 4थे दृष्टिकोण में प्रवेश कर गए और हम अब अंतरिक्ष में भी अपने आप को पूरी तरह से सजग पाते हैं। तो दूसरा जो आखिर मामला क्या है, तो हम यहां पे समझते हैं। मामला कुछ ऐसा ही है कि भारत
आज़ादी के बाद तमाम आर्थिक सामाजिक विषमताओं से त्रस्त था और संघर्ष भी किया और सामने आया भी। 1975 में 1975 में हमने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया, वो भी सोवियत संघ की मदद से, आर्यभट्ट। और तमाम संघर्षों के साथ हम अपने रॉकेट तकनीकी को आगे बढ़ाए। ASLV, HLV, PSLV, GSLV के तमाम मुद्दों को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़े। 1983 में IGM-DP प्रोग्राम के साथ हमने मिसाइल तकनीकी का विकास किया और 1983 के बाद IBM-DP प्रोग्राम, या आज के दौर में हमने मिसाइल तकनीकी के 3 चरणों यथा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी विकास संपन्न कर लिया है। और हमारे पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का एक लंबा अनुभव हमारे पास मौजूद है। और उसी क्रम में ये जो बेहतर कार्य हुआ वो ये था कि हमने किसी एक ऐसी मिसाइल जिसको हम कह रहे हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एसैट के नाम से जान रहे हैं, उसके द्वारा हमने सैटेलाइट को मार गिराया। तीसरा मुद्दा आता है कि इसकी मूलभूत जानकारी क्या है। तो आइए समझते हैं कि इसको समझने के लिए हमें किन मूलभूत चीज़ों को पकड़ना होगा, कि कैसे हम समझें या फिर ये बातें क्या कही जा रही हैं कि एसैट क्या है या मिशन शक्ति के तहत हमने कैसे क्या गिराया। तो मूलभूत बातों को जानने के लिए हमें 2 प्रभागों का अध्ययन करना स्वाभाविक सी बात बन जाती है। पहला तो यदि हम बात करें कि साइंस टेक में किन प्रभागों का अध्ययन किया जाए तो हम इस पूरे मिशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला प्रभाग है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और दूसरा प्रभाग हमें समझना होगा रक्षा प्रौद्योगिकी। इन 2 टॉपिक्स को समझें, इनका बेस जानें, और जब हम इनकी मूलभूत सिद्धांतों को समझ जाएंगे तो ये मिशन शक्ति स्वतः ही हमें समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि गांव-गांव में, भारत के गांव-गांव में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी सूचना को पहुंचाने में त्वरित या सक्रिय तौर पर भूमिका निभाई है। आज आप भारत के गांव में भी बात करेंगे कि मिशन शक्ति क्या है तो हमें उम्मीद है कि 4 लोग यदि खड़े होंगे 3 तो आपको बताएंगे। कारण कि विद्युत ऊर्जा का प्रवाह तेजी से गांव की तरफ हो, अर्थात गांव तक लाइट पहुंच गई। और इसके अलावा चलचित्रों का भी विकास हुआ और टेलीविज़न के माध्यम से तमाम तरह के उपकरणों का बढ़ावा मिला। और टेलीविज़न ने हमारी जो सूचनाएं हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति तक या प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। पर एक बेसिक जानकारी जो हम तैयारी के दौरान समझते हैं या जो हमें लिखना होगा मेंस में, उसके बारे में हम क्या समझें, तो आइए देख लेते हैं एक बार। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमें इसको समझने के लिए 2 या 3 मुद्दों पे पकड़ बनानी होगी। पहला तो आखिर समझना होगा कि अंतरिक्ष क्या है। दूसरा यह समझना होगा कि निम्नतम कक्षा क्या है। तीसरा यह समझना होगा कि आखिर लाइव सैटेलाइट क्या होता है। यहां पे जिक्र हुआ है कि मिशन शक्ति के तहत एसैट के जरिए भारत ने अपने ही लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। और यहां पर जिक्र हुआ है किलोमीटर, अर्थात कक्षा की स्वाभाविक दूरियां क्या है। अर्थात यहां पे कहा गया निम्नतम कक्षा, और निम्नतम कक्षा में एक जिक्र द्वारा किया गया है कि किलोमीटर में यह बात की गई कि किलोमीटर में क्या बात किया गया। तो हमें स्वाभाविक तौर पर 3-4 चीजों का एक बेस पकड़ना होगा या बेसिक जानकारी समझनी होगी कि आखिर अंतरिक्ष क्या है, कक्षा किसे कहते हैं, निम्नतम कक्षा क्या होती है, उस कक्षा में सैटेलाइट लाइव कैसे है, ये तमाम चीजें ये जान लेते हैं। उसके बाद फिर रक्षा प्रौद्योगिकी की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखते हैं। दरअसल हम एक मानचित्र तैयार करते हैं अपने भारत का। आपको पता होगा कि
एक सामुद्रिक सीमा होती है, हम समझते हैं इसको 200 नॉटिकल मील के आसपास। किसी भी राष्ट्र की अपनी सीमा होती है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि ये तमाम मुद्दे पे बात होती है। वैसे ही किसी भी राष्ट्र के समुद्री सीमा से या किसी भी राष्ट्र की जो एल्टीट्यूड है उस राष्ट्र से ऊपर यदि हम बढ़ते जाए और पहुंचे कितना 61 मील अथवा 100 किलोमीटर, तो यहां पर एक काल्पनिक रेखा की अवधारणा की गई है। और इस काल्पनिक रेखा को हम जानते हैं कैरमन लाइन के नाम से। कैरमन लाइन अमेरिका के एक भौतिक शास्त्री थे थियोडोर वान कैरमन। इन्होंने एक संकल्पना व्यक्त की कि आखिर कितने किलोमीटर ऊपर हम अंतरिक्ष की बात माने। तो यहां पर एक संकल्पना के आधार पर एक लाइन निर्धारित कर दी गई। इसके ऊपर के भाग को हम एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं और जो नीचे वाला भाग है इसको हम बोलते हैं एयरोनॉटिक्स। जब यूएसएसआर और यूएसए जैसे तमाम बड़े राष्ट्र स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रवेश किए और 1960 के बाद, तो लोगों को लगा कि स्पेस टेक में एक विशेष प्रकार की संधि की आवश्यकता है। कारण कि जब राष्ट्र अकेले थे या कम राष्ट्र थे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन राष्ट्रों की जब ज्यादा वहां पर आवाज बढ़ी तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की आवश्यकता पड़ी। और इस संधि के आधार पर एक ट्रीटी आई, या इन आवश्यकताओं के आधार पर एक संधि आई, ये ट्रीटी आई, जिसको हमने नाम दिया या हम आज भी जानते हैं, उसे कहा गया बाह्य अंतरिक्ष समझौता। और ये आया 1967 में, 1967। और इसकी पहल हुई थी यूएसएसआर और यूएसए के द्वारा। बाद में इसमें यूनाइटेड किंगडम भी जुड़ा और 10 अक्टूबर 1967 को यह संधि वैश्विक स्तर पर प्रभावी हो गई। वर्तमान समय में 107 राष्ट्र हैं और जिसमें अपना भारत भी शामिल है इसमें। और इस संधि के तहत ये कहा गया कि हालांकि 4 से 5 बातें हुई थी, उनका जिक्र हम करेंगे, मौका मिले तो भी करेंगे, नहीं फिर कभी किसी वीडियो में कर देंगे। ये कहा गया कि इस 100 किलोमीटर के नीचे का जो क्षेत्र है वो उस राष्ट्र की संप्रभुता है जिस राष्ट्र का क्षेत्र है, परंतु 100 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो अंतरिक्ष का क्षेत्र है। और अंतरिक्ष का क्षेत्र संपूर्ण जनमानस का क्षेत्र है या संपूर्ण मानव की प्रवृत्ति का क्षेत्र है, अर्थात वह किसी राष्ट्र विशेष की सीमा नहीं है। 100 किलोमीटर के ऊपर कोई भी मानव जाए और कार्य करे, लेकिन यहां पर कुछ सीमाएं बांधी गई या उस संधि के तहत कुछ नियम और कानून है। ऐसा इसका आशय ये नहीं है कि आप 100 किलोमीटर के ऊपर जाकर कुछ भी कर सकते हैं। इसमें जो जिक्र किया गया, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि क्या बातें कहेंगी। पहली बात तो इस टीटी में ये कही गई कि 100 किलोमीटर के ऊपर कोई भी राष्ट्र अंतरिक्ष में जाकर के मानव के विरोध में कोई ऐसी गतिविधि नहीं कर सकता जो कि मानव के विकास और शांति में बाधा उत्पन्न करे। दूसरी बात ये कही गई कि कोई भी राष्ट्र अंतरिक्ष में यानी कि एस्ट्रोनॉटिक्स में जाकर के वहां पर किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर फ्यूल का उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा और जो बात कही गई, ये कही गई कि कोई भी राष्ट्र अंतरिक्ष में अपनी संप्रभुता को नहीं दिखाएगा, अर्थात किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर किसी भी राष्ट्र का कोई आधिपत्य नहीं दिया जाएगा। अर्थात जितना अधिकार चंद्रमा पर यूएसए का है उतना ही अधिकार भारत या पाकिस्तान अथवा नेपाल का भी शामिल होगा। ये इन तमाम बातों के साथ यह संधि प्रकाश में आई। कुछ और बातें जोड़ी गई बाद में प्राइवेट बॉडी जुड़ने के साथ। वहाँ पर ये कहा गया कि जिस राष्ट्र की प्राइवेट बॉडी स्पेस टेक्नोलॉजी में एंट्री मारेगी वह राष्ट्र जिम्मेदार होगा जिसने उसे अप्रूवल दिया है। स्पेस एक्स का आपने नाम सुना होगा या एलन मस्क की जो कंपनी है उसके बारे में आप जानते होंगे। तो ये तमाम बातें हुई, तो उन मुद्दों को छोड़ देते हैं। तो आपने एक बात समझा कि अंतरिक्ष क्या है, तो हमने आपको बताया कि भारत त्रिआयामी शक्ति के साथ है, यानी कि थल पर, जल में और नभ में अपनी रक्षा शक्ति को मजबूत कर और तीव्र गति से बढ़ने वाला राष्ट्र बना। आज भारत मिशन शक्ति के तहत अब इस 100 किलोमीटर के दायरे को पार कर गया है और वो अंतरिक्ष में भी अपनी रक्षा शक्ति को दिखाने में तत्पर है या पूर्णतः साहसी कदम बढ़ा दिया है। और ऐसा करने वाला भारत संपूर्ण विश्व में यूएसए,
रूस और चीन के बाद चौथा राष्ट्र बन गया है। अब इसे तमाम तरह के नाम दिए जा रहे हैं, अंतरिक्ष महाशक्ति या स्पेस पावर ऑफ द इंडिया, जो भी नाम आप दे सकें, वो तो आपकी खुद की भावना है या राष्ट्रवाद की भावना है, वो आप जानिए। कहते हैं ना कि विज्ञानियों प्रौद्योगिकी की क्लास करने के बाद व्यक्ति भारत माता की जय बोल के बाहर जाता है। कारण कि भारत की उन तमाम उपलब्धियों को जब वो सुनता है स्टूडेंट, प्राय हमारी क्लासेस में ऐसा होता है, मैंने देखा भी है कि बच्चे बड़े गौर से सुनते हैं स्टूडेंट, और बड़े ही राष्ट्रवाद की भावना से बाहर निकलते हैं, और होना भी चाहिए। तो इस दुनिया कुछ ऐसे ही बनी। दूसरा मुद्दा क्या है कि आखिर निम्नतम कक्षा, यहाँ पर एक कहा गया कि प्रधानमंत्री जी के मुख से जिक्र बार बार हुआ कि LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, ये शब्द आपने सुना भी होगा। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दरअसल कक्षा क्या है? अब कक्षा कुछ ऐसे ही समझ लो कि जैसे आपकी कक्षा है ना, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जिस रो में आप बैठे हो आपकी कक्षा है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा ऐसे आप पढ़ते हैं। या आपकी जो रो रखी हुई है, ये पहली रो, तो ये एक कक्षा, दूसरी रो ये दूसरी कक्षा, तीसरी रो ये तीसरी कक्षा हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम एक विशेष तौर पर आप ये मान लीजिए कि हम सूर्य हैं, और ये कक्षा जो है इसमें आप बैठे हैं, आप ग्रह हो गए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप भी सूर्य, हम भी सूर्य, हर कोई सूर्य है और हर कोई ग्रह है, अलग बात है वो। तो बस एक समझाने के लिए मैंने जिक्र किया यहाँ पर। तो आइए समझते हैं। कक्षा का आशय हो गया कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड का, मान लीजिए ये कोई बड़ा सा पिंड है और कोई पिंड जो है इसका चक्कर लगा रहा है, तो ये जो पथ हुआ, इसी पथ को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। अब इस पथ के बारे में दो बल लगते हैं, एक तो लगता है अभिकेंद्रीय बल, एक लगता है अपकेंद्रीय बल। दोनों बलों के आपसी समन्वय के आधार पर इस कक्षा में पिंड चलते रहते हैं। तो पृथ्वी के संदर्भ में जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो उस उपग्रह का जो चक्कर लगाने का पथ है वही क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। और इसको हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। और पृथ्वी के संदर्भ में जो कक्षाएं हैं उनका ये थोड़ा सा जिक्र हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो अभी भी हमने ये समझा कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर ही जा करके हमारा क्या होगा? स्पेस होगा या अंतरिक्ष होगा, उसके नीचे तो उस राष्ट्र की संप्रभुता है। तो इससे जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे और इस तरह से क्रॉस करते हुए 200 से और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे 2000 किलोमीटर। तो 200 से 2000 किलोमीटर का जो रेंज आप देख पा रहे हैं ना, तो इसी रेंज को हम बोलते हैं, ये वाला रेंज, इसको हम बोलते हैं नियो अथवा लियो। बिल्कुल शुरुआती दौर का जो रेंज होता है उसको नियो या नियर अर्थ ऑर्बिट बोल देंगे, और थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो लो अर्थ ऑर्बिट की संज्ञा देंगे। सबसे नजदीकी कक्षा है पृथ्वी की ये। इस कक्षा का उपयोग कहाँ करते हैं, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो पहली बात तो 400 किलोमीटर पर, अगर इसको हम 400 माने, ये बिंदु जो है 400 है, तो यहीं पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित हुआ है, इसको बोलते हैं ISS। इसके अलावा इस कक्षा में जो कि 200 से 2000 एक्सपेंड कर रही है, तो इस कक्षा में हम ज्यादातर जो उपयोग में लाते हैं, इस कक्षा का उपयोग वो होता है पोलर सैटेलाइट, या हिंदी में इसको बोलेंगे हम ध्रुवीय उपग्रह। और इसके लिए हम वाहन यूज करते हैं PSLV। कभी हम जिक्र करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में रॉकेट तकनीकी या रॉकेट प्रौद्योगिकी, वो अलग मुद्दा है। तो इस पूरी कक्षा को हम नियो और लियो बोल दिए। और इसमें हमने यूज क्या किया? इसमें हमने लॉन्च किया पोलर सैटेलाइट, और हमने इसका उपयोग इसके लिए लॉन्च करने के लिए जो वाहन यूज किया उसका नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
यहाँ पर जो पोलर सैटेलाइट हमने लगाया, इसका उपयोग हम तमाम तरह के कार्यक्रमों में करते हैं, जैसे वन सर्वेक्षण ज्ञात करना हुआ, वन की रिपोर्ट तैयार करनी हुई, या नागरिक कार्यक्रमों का देख रेख हो गया, अथवा खसरा खतौनी का, या जोत की कितना जोत हुआ राष्ट्र में, कितना नहीं हुआ, फसलों का कितना पूर्वानुमान हो सकता है, अथवा ये हम ज्ञात कर लेते हैं कि कितना रकबा जोता गया, ये इसके अलावा जैव विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अथवा अपनी सीमा की निगरानी कर लेते हैं। ये तमाम कार्य पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से या पोलर सैटेलाइट से हम कर लेते हैं। इसके अलावा निगरानी करते करते हम थोड़ा सा झांक भी सकते हैं बगल में। कभी कभी होता क्या है कि दुश्मन देश के राष्ट्र या विदेशी देश के जो सैटेलाइट हैं, वो कभी कभी हमारी ऊपर नजर देते हैं, अर्थात इनको हम स्पाई सैटेलाइट के तौर पर जानते हैं, जासूसी उपग्रह कह सकते हैं। और प्रायः ये जो उपग्रह हैं निचली कक्षाओं में ही होते हैं। अब कोई भी नया कार्यक्रम होता है तो नीचे से स्टार्ट होता है। ये जो कक्षा है नियो या लियो, ये इस समय इसमें पोलर सैटेलाइट का पूरा एक लंबा ग्रोथ है। यहाँ पे पोलर सैटेलाइट बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आगे आने दौर पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्पेस गार्बेज की संभावना बहुत बढ़ रही है, वो अलग मुद्दा है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ कक्षा के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 2000 से लेकर के यहाँ पर 20,000 किलोमीटर तक जो कक्षा है, इसको हम मियो कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और इसमें हम उपयोग में लाते हैं नेविगेशन सैटेलाइट को। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये एक्सपेंड करके जाती है कक्षा 35,000 किलोमीटर तक। जो आपकी मियो कक्षा है, इसको हम 35,000 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा 36,000 किलोमीटर जैसे ही बढ़ जाएंगे, 36,000 किलोमीटर, तो ये जो कक्षा होगी इसको हम हियो बोलते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट के तौर पर जानते हैं। और यहाँ पर हम लॉन्च करते हैं अपने संचार उपग्रह को, और यहीं पर राष्ट्र के मौसम उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो शब्दावली इस मिशन शक्ति में दी गई, नियो या लियो, आई थिंक लियो ज़्यादा बोला गया, तो लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में आपने समझा कि पृथ्वी से 200 से 2000 के बीच में मुद्दा है। और भारत ने जिस उपग्रह को डिस्ट्रॉय किया है वो कहाँ पे है, वो 200 से 100 किलोमीटर आगे, यहाँ पर 300 किलोमीटर पर मौजूद था, जिसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे भरोसा है कि आपको इस लियो के बारे में पता चल गया होगा। अब आइए थोड़ा सा भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के तौर पर मूव करते हैं। भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी देखते हैं। इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी का सिद्धांत क्या है, जो कि इसके मूलभूत चीजों को समझने में हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। दरअसल रक्षा प्रौद्योगिकी में यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो जिक्र है एसैट का, यानी कि एंटी सैटेलाइट, और बाद में नाम जोड़ा जा रहा है मिसाइल। 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रोफेसर राजा रमन्ना साहब के अथक प्रयासों से एक प्रोग्राम चला, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत ने मिसाइल के विकास कार्यक्रमों में अपना कदम रखा, और भारत की मिसाइल में आपने नाम भी आपको पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अथक प्रयासों से भारत ने पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल, नाग जैसी मिसाइलों का एक लंबा फेहरिस्त तैयार किया, और भारत पूरे विश्व जगत में मिसाइल की दुनिया में कदम रख दिया। और आज हमारे पास मिसाइल प्रणाली की 3 सीरीज मौजूद हैं। पहली तो हम नाम जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी है क्रूज मिसाइल, और तीसरी है इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक, इन तीनों को थोड़ा सा समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल शुरुआती दौर की मिसाइलें थी और IGMDP प्रोग्राम के तहत विकसित की गई। अर्थात आपने नाम सुना होगा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश,
त्रिशूल, नाग, ये सारी मिसाइलें ICBM-DP प्रोग्राम के तहत आई और ये सब बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं। इनके चलने का जो पथ होता है वो प्रक्षेप्य होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, और इसलिए ये 45 डिग्री पर चलती हैं और कारण यही है कि अधिकतम पथ तय करती हैं, यानी कि मार्ग क्षमता इनकी तीव्र गति से होती है। पर ये राष्ट्र को रणनीतिक स्तर पर उतना मजबूत नहीं करती क्योंकि ये रडार की पकड़ में आ जाती हैं। पर आज के दौर में हमारी जो अग्नि 5 है वो उसको इस तरह से विकसित किया गया है कि वो रडार की पकड़ में ना आए। 2012 में हमने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, अभी जल्दी में ही 18 में हमने किया था। इसके बाद जो क्रूज मिसाइलें होती हैं ये राष्ट्र को रणनीतिक स्तर पर मजबूत तो बनाती हैं, परंतु इनकी मारक क्षमता उतनी ज्यादा होती नहीं है। औसतन 300 से 350 किलोमीटर की मारक क्षमता होती है, वाहन क्षमता भी उतनी अधिक नहीं होती। बस हाँ, इनके साथ पॉजिटिव क्या है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आती हैं और इनकी मारक क्षमता इसलिए कम है क्योंकि ये पृथ्वी के पैरेलल चलती हैं। कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये अर्थ है और ये मिसाइल इस तरह से पैरेलल चलेंगी और जो बैलिस्टिक थी वो प्रोजेक्टाइल चल गई। तो यही कारण है कि दोनों में दूरियों में कमी आ गई। इसके बाद जो तीसरी मिसाइल है इंटरसेप्टर, ये मिसाइल एक तरह की रक्षात्मक मिसाइलें होती हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रति राष्ट्र को रक्षा प्रदान करती है। अर्थात कोई राष्ट्र या कुछ दुश्मन देश जब हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रहार करता है तो ये स्वतः उसको आसमान में ही ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। अब बात आती है कि एसैट क्या है। दरअसल एसैट इंटरसेप्टर और बैलिस्टिक दोनों का मिला जुला स्वरूप हम समझ सकते हैं और इसको हमने नाम दिया है VMD, बैलिस्टिक डेवलपमेंट मिसाइलें या बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइलें। और 3 चरणीय मिसाइल हमने एसैट तैयार किया हुआ है। बस अंतर क्या है एसैट में कि प्रायः जो हमारी ये जो आधारभूत मिसाइलें हैं ये अपने नोज पर वारहेड रखती हैं जिसमें बारूद का उपयोग करते हैं। पर जो एसैट है जिसका उपयोग भी जल्दी भारत ने किया मिशन शक्ति में, इसमें क्या करना है कि ये मिसाइलें ऐसा नहीं है, ये अपने वारहेड पर या अपने नोज पर ये बारूद का वारहेड नहीं रखती बल्कि एक मेटल का गोला रखती हैं और जब डिस्ट्रॉय करना होता है इनको तो उस सैटेलाइट पर मेटल का गोला छोड़ देती हैं और पूरा का पूरा सैटेलाइट टुकड़ों में टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अंतर कुछ ऐसा ही है। अब प्रश्न आता है कि इसके धनात्मक और इसके ऋणात्मक मुद्दे क्या हो सकते हैं। मिशन शक्ति का ऑपरेशन शक्ति तो 1998 में हुआ था जब भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और उस दौर पे नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, आपको याद होगा मई महीने में। तब हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिनका देहांत हो गया और उस दौर पे भी भारत का नाम पूरे विश्व जगत पर बहुत ही तीव्र गति से फैला था तमाम कूटनीतिक सुझावों के साथ। और उन्होंने ही एक नारा दिया कि हम पहले उपयोग नहीं करेंगे, अर्थात नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी उस दिन कहा, आपने सुना भी होगा, कि हम आश्वस्त करना चाहते हैं पूरे विश्व जगत को कि इसका उपयोग हम मात्र शांति एवं सुरक्षा के संदर्भ में करेंगे। हम इसका उपयोग कभी भी किसी राष्ट्र को समस्या में लाने के लिए कदापि नहीं करेंगे। और हम जानते भी हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, हम युद्ध की चेष्टा ही नहीं करते कभी। डिफेंस का अर्थ है रक्षा करना, खुद की रक्षा करना, है ना। तो इस मिसाइल का मुद्दा ये रहा। लाभ की थोड़ा सा गणना कर लेते हैं। तो लाभ हमें क्या रहा, आर्थिक तौर पर लाभ मिल सकता है या सामाजिक लाभ तो हुआ ही, आप खुश हुए, आपका मनोबल ऊपर गया। इसके अलावा हम तकनीकी तौर पर बहुत तीव्र गति से उन्नत हुए, पूरे विश्व में चौथे राष्ट्र के तौर पर उभर कर आए जिसके पास ये क्षमता होगी कि वो अब अंतरिक्ष में भी प्रवेश कर जाएगा। और यदि किसी ने भी जरा सा भी हमारे वहां पर मौजूद उपग्रहों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की अथवा भारत में गलती से भी झांकने की कोशिश की तो हम अगर चाह लेंगे तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे। हाँ, हानियों की तरफ भी देखा जाए, क्योंकि कोई भी किसी भी बात के दो पहलू तो हैं ही ना, सिक्के के दो पहलू हैं। तो हानि का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा स्पेस गार्बेज की तरफ अगर हम ध्यान दें तो थोड़ा सा निगेटिव जाता है। 2007 में चाइना ने जब अपने ही पुराने पड़े उपग्रहों को तोड़ा था तो लोगों की भवें तनी थी इस पर। और इससे हुआ क्या कि स्पेस वार या हम कहें कि युद्ध की संभावना भी बढ़ सकती है, लोगों में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ेंगी, अब कोई और राष्ट्र इसको देख के आगे बढ़ेगा। हालांकि ये एक संभावना ही है, पर हानि का आशय ये है कि आपने सुना होगा कैसलर सिंड्रोम। तो कैसलर सिंड्रोम ये कहता है कि अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो वहाँ पर टुकड़ों की संभावना बढ़ेगी और इससे होगा क्या कि
आज के दौर में वैसे भी उपग्रहों के मध्य जो दूरियां हैं वो बहुत ही कम हो चुकी हैं, बहुत सघनता हो चुकी है। ऐसी दशा में इनके टुकड़े दूसरे उपग्रह को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे कि कचरे का एक बड़ा पट्टी बन जाएगा और हमें जो बड़े और दूसरे कक्षा में ले जाने वाले उपग्रह अर्थात संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, उनको लॉन्च करने में परेशानी आ सकती है। अर्थात हम देखें तो एक स्पेस गार्बेज का ही मुद्दा ये निगेटिव निकल के आ रहा है। फिर भी इसके तमाम पहलू ऐसे हैं कि जिसको राष्ट्र को मजबूत बनाने या राष्ट्र को आगे ले जाने में अत्यंत सफल रहा और हमें लगता है कि हर किसी को इसके प्रति गौरवशाली होना चाहिए और खुश होना चाहिए कि भारत आज मात्र जल, थल और नभ के अलावा चौथे सोपान में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति को दर्शा दिया दुनिया के सम्मुख। तो मिलते हैं पुनः किसी नए वीडियो में।